प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और ये क्लास पीसी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 23 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लास्ट में हमने क्या किया था। लास्ट यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसमें पढ़ लिया था श्रोडिंगर के दोनों वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण। ठीक है, कौन कौन से तरंग समीकरण पढ़े थे देखेंगे जरा। एक तो था काल आपका आश्रित और एक था काल अनाश्रित। ठीक है, एक बार दोनों इक्वेशन को लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। काल आश्रित समीकरण क्या था? सबसे सरल समीकरण है, छोटा सा है। काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट क्या है? ई साई बराबर एच साई, ई साई बराबर एच साई। ई एनर्जी ऑपरेटर, साई वेव फंक्शन, एच हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन संकारक, साई क्या आपका वेव फंक्शन। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? काल अनाश्रित। दूसरा कौन सा था? काल अनाश्रित। काल अनाश्रित में कौन सा था? डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी, ई माइनस वी। ठीक है, अपॉन एच का स्क्वायर और ये साई पर। ठीक है, ये आपके दोनों इक्वेशन थे श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए तो अब इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। कुछ वो मैंने कल आपको हेडिंग बता दी थी कि श्रोडिंगर के काल आश्रित तथा काल अनाश्रित तरंग समीकरणों के अभिलाक्षणिक गुण। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रोडिंगर के कालाश्रित और काल अनाश्रित तरंग समीकरणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ठीक है, चलिए समीकरण के अभिलाक्षणिक गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अभिलाक्षणिक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज गुण। देखो क्या होते हैं, तो निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं देखिए जरा। यह जो समीकरण होते हैं वो समय के पदों में, यह जो समीकरण होते हैं वो समय के पदों में एक घातीय अवकल समीकरण होते हैं। ठीक है, यह समीकरण ये की जगह ये करो क्योंकि दो समीकरण है ना। ये समीकरण समय के पदों में एक घातीय अवकल समीकरण होते हैं। अब अगर
यहाँ पर कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण यानी कि काल आश्रित समीकरण होता है, वही तो एक घातीय होता है। ई बराबर क्या होता है आपका एच साई, ठीक है। और ये जो समीकरण होते हैं टाइम क्या लिखा है, ये समीकरण समय के पदों में एक घातीय अवकल समीकरण होते हैं। अर्थात किसी भी समय, अर्थात किसी भी समय t पर, अर्थात किसी भी समय t पर इन समीकरणों की सहायता से इन समीकरणों की सहायता से तरंग फलन की स्थिति, किसी समय t पर इन समीकरणों की सहायता से तरंग फलन की स्थिति या तरंग फलन में कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तरंग फलन में कण की स्थिति, तरंग फलन में कण की स्थिति या फिर तरंग फलन की स्वयं की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देखो उसको ध्यान से, क्लियर है, देख लीजिए इसको। देखिए दूसरा क्या है आपका, इन तरंग समीकरणों के दोनों जो है वेव इक्वेशन, इन तरंग समीकरणों के जो हल होते हैं वो संभावित होते हैं, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि निश्चित इसका हल निकलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप साई की वैल्यू क्या है, ठीक है। वेव फंक्शन फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इन तरंग समीकरणों के हल संभावित होते हैं। कैसे होते हैं? संभावित होते हैं, जो कि तरंग फलन की सीमा पर निर्भर करते हैं, जो कि सीमा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए इसकी क्या, ये समघातीय समीकरण है। क्या समीकरण है ये समघातीय समीकरण है, जिसमें तरंग फलन साई जो है, कैसे समीकरण है ये? समघातीय समीकरण है जिसमें तरंग फलन साई से प्राप्त प्रायिकता का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। लिखे इसको जरा, ये समघातीय समीकरण है, ये समघातीय समीकरण है। इसमें ऊपर डाल दूँ क्या मैं इसको, लिखी आवाज में इसको डाल दें। ये समघातीय समीकरण है जिसमें तरंग फलन साई से प्राप्त प्रायिकता का मान
प्रायिकता का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। यह समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, कैसे लिख दीजिए? समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसको बता दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन तरंग समीकरणों के जो संभावित हल होते हैं वो सतत प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कंटिन्यूअस। ठीक है, इन तरंग समीकरणों संभावित है ना, इन तरंग समीकरणों के संभावित हल सतत प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सतत प्राप्त होते हैं। सतत प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट अपन से देखिए जरा, इसको नोट कर लेंगे। रेखीय समीकरण, नेक्स्ट है शायद, रेखीय समीकरण होने के कारण कालाश्रित तरंग समीकरण में साई का अवकलज प्राप्त होता है, परंतु साई स्क्वायर का अवकलज प्राप्त नहीं होता है। देखिए, रेखीय समीकरण, नेक्स्ट है रेखीय समीकरण होने के कारण, रेखीय समीकरण होने के कारण रेखीय समीकरण होने के कारण काल आश्रित, रेखीय समीकरण होने के कारण काल आश्रित तरंग समीकरण से काल आश्रित तरंग समीकरण से क्या होता है? साई का अवकलज, साई का अवकलज तो प्राप्त होता है। साई का अवकलज तो प्राप्त होता है, किंतु साई स्क्वायर का अवकलज प्राप्त नहीं होता है। साई स्क्वायर का अवकलज प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए पूरा दिख रहा है ना। चलिए, ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्या थे, अभिलाक्षणिक गुण, इनको आपको याद करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं। संभावित हल सतत होते हैं, हल संभावित होते हैं, समघातीय समीकरण है या एक घातीय समीकरण है समय के पदों में, तो
तो किसी भी समय t पर तरंग फलन की स्थिति या तरंग फलन में अवस्थित कण की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ है आपके। एक ये है कि रेखीय समीकरण होने के कारण जो कालाश्रित तरंग समीकरण है उसमें साई का प्लस को साई का क्या बोलते हैं डिफरेंशियल तो प्राप्त होता है अवकलज, ठीक है, बट साई स्क्वायर का डिफरेंशियल ऑब्टेन नहीं होता है, यानी साई स्क्वायर का अवकलज प्राप्त नहीं होता। यही कुछ है इसकी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। ठीक है, अब देख लेना एक नज़र में। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चलिए इसको हटा दे। अब देखिए जरा इसके भौतिक सार्थकता, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण की भौतिक सार्थकता। ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। भौतिक सार्थकता यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में जब हमने स्टार्ट किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने आपको यही बताया था कि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में तरंग फलन चलेगा और तरंग फलन में आप कण ढूंढोगे, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन है वेव फंक्शन, कण कहीं ना कहीं उपस्थित होगा, 100% कंडीशन जहाँ कराई थी। और अगर ऑर्थोगोनल है तो पार्टिकल उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब जो है सिर्फ ये वेव फंक्शन, यही सारी चीज़ चलती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक तरीके की आपकी। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा जानिए या बता दो आगे क्वांटम मैकेनिक्स का नाम। तो यहाँ पर एक तो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही क्या है, ये फिजिक्स नहीं है, ध्यान रखना। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स नहीं है, भौतिकी नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है, ये भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाली लैंग्वेज है। क्या ये भौतिक विज्ञान को अध्ययन करने वाले, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, किसी लैंग्वेज की, हिंदी की, इंग्लिश की, या कई सब प्रकार की जो भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान या भौतिकी जो घटनाएं हैं या फिर जो भौतिक विज्ञान है उसको पढ़ने के लिए जिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो ये लैंग्वेज है, ठीक है। कभी भी आपने ये लिखा देखो क्लासिकल फिजिक्स या क्या क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ठीक है, यांत्रिकी। क्वांटम मैकेनिक्स और ये क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स को हिंदी में क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। ये क्वांटम का क्वांटम ही रहेगा, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी। अब दोनों लैंग्वेज है, एक सिंपल सी चीज़ है, इसको समझिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों हुआ, कि बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी भौतिकी घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम इस लैंग्वेज से नहीं समझ सकते। इस लैंग्वेज के द्वारा समझने की बहुत कोशिश की गई उन घटनाओं को, ठीक है, लेकिन सही तरीके से नहीं समझा जा सका। सारे रिजल्ट जो है क्या थे, फेल थे। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण का विकिरण, ठीक है,
कृष्णिका विकिरण। इसकी व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग नहीं सही तरीके से हो पाई, कुछ की, लेकिन पूरी तरीके से जो वैलिड एक्सप्लेनेशन था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं हो पाया। तो उसका क्लासिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन किसने किया? क्वांटम मैकेनिक्स किया। किसने किया? क्वांटम मैकेनिक्स किया। ठीक है, तो इसलिए जब कोई भी घटना या कोई भी विषय वस्तु एक भाषा के द्वारा नहीं समझी जाती है तभी दूसरी भाषा का जन्म होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ घटनाओं ये हुआ, क्वांटम और क्या बोलते हैं, प्लैंक रेडिएशन लॉ हो गया, ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज से नहीं समझ पाए। फिर एक नई लैंग्वेज को डेवलप किया गया और वो जो लैंग्वेज थी क्वांटम मैकेनिक्स थी। ठीक है, और अब जैसे कि साई वेव फंक्शन है, जो मैंने आपको बताया कि जब डी ब्रॉगली ने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी, अवधारणा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संचरित होती है, तो फिर दूर दूर तक इस क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा आप ये समझ नहीं सकते थे कि ये क्या चीज़ है, कि कण के साथ तरंग तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तरंग एक अलग पार्ट होता है, ऑप्टिक्स पढ़ती हो, ठीक है, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, ध्रुवण, ये सब अलग तरंग का पार्ट है और कण का अलग पार्ट है। मैकेनिक्स में आप कण पढ़ते हो, ये तो पढ़ते हो ना जो मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर पेपर पढ़ते हो तो उसमें सब कण की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, वेग, संवेग, द्रव्यमान, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी चीज़ आ गई, जब डी ब्रॉगली ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया तो अब तो दोनों चीज़ें मिल गई यहाँ पर, और ये केवल क्या है, दोनों को अलग अलग व्याख्या करती है, तरंग को अलग व्याख्या करती है, कण को अलग करती है। कौन? ये क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसलिए जब डी ब्रॉगली ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया तो उसको एक्सप्रेशन करने के लिए, उससे संबंधित जितनी भी भौतिक घटनाएं थी उनकी व्याख्या करने के लिए एक नई क्वांटम मैकेनिक्स यानी नई लैंग्वेज का डेवलप होना तय था, और वो जो नई लैंग्वेज थी वो क्या थी? आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। इसलिए इसी में आप क्या पढ़ते हो? साई पढ़ते रहते हो। साई क्या है? वह भौतिक राशि है जिसको हम तरंग समूह के द्वारा, तरंग समूह से व्यक्त करते हैं। तरंग समूह को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? साई से, भौतिक राशि साई से, ठीक है। उसी साई में हम क्या ढूंढते रहते हैं? पार्टिकल ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोल दिया था कि पार्टिकल और वेव फंक्शन दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा बताना जरूरी था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हाँ, भौतिक सार्थकता इसमें थी। मैक्स बॉर्न के अनुसार किसी तरंग फलन में समय t पर, मैक्स बॉर्न के अनुसार किसी तरंग फलन में समय t पर, किसी तरंग फलन में समय t पर कण की स्थिति r ज्ञात करने के लिए समय t पर कण की स्थिति r ज्ञात करने के लिए, कण की स्थिति r ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? उसकी प्रायिकता घनत्व को, उसके प्रायिकता घनत्व को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कौन समीकरण होता है? P बराबर साइन स्टार या मॉड साई स्क्वायर, मॉड साई स्क्वायर। मॉड साई को आप साई स्टार लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व, साई इज द वेव फंक्शन, साई स्टार कंजुगेट ऑफ द साई वेव फंक्शन। ठीक है, P प्रायिकता घनत्व,
साइज तरंग फलन साइज का तरंग फलन का संयुग्म, ठीक है। तरंग फलन का, ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको अब नोट कर लेंगे, कंजुगेट ऑफ द साइन। अब यहाँ पर साइन और जो साइन स्टार होगा वो निम्नलिखित रूप में हो सकता है। इसको आप लिख लेंगे इधर, है ना। जहाँ साई और साई स्टार, ठीक है, निम्नलिखित रूप में होंगे। देखो, जहाँ रूप में संभव हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होगी वो इस रूप में यानी कंजुगेट रूप में संभव हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस था, और क्या था, आपके अभिलाषणिक गुण पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, शायद देखते हैं डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, या और कोई होगा तो और करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अच्छा कुछ होगा। प्रैक्टिकल पार्ट बोरिंग क्लास, इतना थ्योरी वाली थोड़ा थोड़ा वैसे हो जाती है लिखने में, ठीक है, बाकी कोई नहीं। चलिए, थैंक यू।